आज भी देखिए, यहाँ पे बैठ के वैसे चिल्लाते हैं, पर आज जब सीएजी पे डिस्कशन होना है तो इनमें दम नहीं है कि अपनी कमियां सुन सकें। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की इनको आदत हो गई है। कोई भी मुद्दा हो ना हो, ये तो वो हाल हो गया कि आटा गूंथते हुए हिल क्यों रहे हो, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। क्यों भाई? काम नहीं तो उसमें से पूरा निकालना है, पर अपनी सुनने की औकात नहीं है, अपनी सुनने की हिम्मत नहीं है कि आपने दिल्ली सरकार को किस हाल पे छोड़ दिया। जो बसें 2015 में 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई, उसमें भी कमी हो गई। क्या स्थिति है? नुकसान ही नुकसान हर चीज में। और वो जो नुकसान 60 करोड़ रुपए का है, वो 80 करोड़ पे आ चुका है। क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। इनकी ओर से और बसेस आए, उनकी खरीद हो, जनता को दी जाए, मतलब नहीं। जो है उनका भी मिसयूज, रूट पे नहीं ले जाना, यहाँ घुमा दो, वहाँ घुमा दो। और फिर वो टिकटिंग में जो वो केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बेचारी महिला को टिकट नहीं मिल रही, महिलाओं को तो मिल रही है, पर उनका शेयर उनको नहीं मिल रहा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब क्या करें। परंतु एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अध्यक्ष जी। एक गांव में एक दुकानदार के यहाँ चोरी हो गई। बहुत सामान, राशन की दुकान थी, बहुत चोरी हो गई। उसके लिए तो गरीब आदमी है, वो चोरी भी बड़ी चोरी थी। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में, 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। और वो बोरी थी बादाम की। तो पुलिस वाले आए और कह रहे, हाँ भाई क्या हुआ है, जरा सूची बताओ, क्या क्या चोरी हुआ है लिखवाओ। और ले मुट्ठी बादाम की और फिर मुंह में। उधर से दूसरे वाले ने ले काजू और फिर मुंह में। कह रहे सूची बनवाओ, सूची कितनी चोरी हुई है, आइटम लिखवाओ, कितने का सामान गया है। कि सर बनाता हूं, अभी तो चोरी हुए ही जा रही है, अभी तो चोरी हुए ही जा रही है। यही स्थिति इस दिल्ली सरकार की है। अभी तो हम ये सीएजी की रिपोर्टें देख देख के बोल रहे थे, बाकी साथियों ने भी बोली। मैं आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे पे दिलाना चाहती हूं जो शायद अभी आपके ध्यान में आया नहीं होगा। आपको मालूम है कि दिल्ली में 2 एजेंसीज ट्रांसपोर्ट में काम करती है, एक डीटीसी, एक डिम्स। और डिम्स के साथ में हमारा शेयर दिल्ली सरकार का 50% था, और उसके साथ 50% शेयर आईडीएफसी बैंक का था। दोनों का 50-50%। और वैल्यू बता दूं, आईडीएफसी के पास जो शेयर था उसकी 2023 में वैल्यू 95 करोड़ रुपए थी, प्रॉफिट 95 करोड़ रुपए की। आप मानिए कि आईडीएफसी ने कहा कि मुझे ये अपना शेयर बेचना है, तो उसमें फर्स्ट पार्टी दिल्ली सरकार है। उन्होंने दिल्ली सरकार से बात की कि अगर आपको ये शेयर लेना है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 2 साल तक फाइल अटकी रही, 2 साल तक उस फाइल पे कोई निर्णय नहीं हुआ। और आखिरी में आईडीएफसी ने अपना वो शेयर एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, वो भी मात्र 10 करोड़ रुपए में। 95 करोड़ का शेयर केवल 10 करोड़ में एक प्राइवेट कंपनी को। उस कंपनी में 70% शेयर एक रशियन कंपनी का है। कंपनी का नाम भी बता देती हूँ, बीटीपीएल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसके पीछे क्या षड्यंत्र है कि 95 करोड़ का शेयर 10 करोड़ में बेच दिया जाता है और वो शेयर सरकार नहीं लेती है। चाहते तो 10 करोड़ ये वैल्यू नहीं थी। आज हमारे कॉर्पोरेशन में, हमारी डीटीसी में प्राइवेट आदमी का शेयर हो गया, वो भी 50% का। और उस पे और धांधली जी समझ लीजिए, यदि ये 50% का शेयर 10 करोड़ में बेचा गया है तो आज पूरी डीटीसी की वैल्यू 20 करोड़ पे आ गई है।
20 करोड़ पे आके खड़े हो गए हैं आपकी ये वैल्यू। ये क्या है? ये क्या घोटाला है? ये क्यों ऐसा किया गया है? ये 10% 10 करोड़ में दिया गया शेयर ये कौन सी कंपनी का है और उनके कौन से रिश्तेदार का है जिन्होंने जानबूझ के 95 करोड़ का 10 करोड़ में भरपा करके हुए अपना शेयर बेच दिया? सरकार ने क्यों नहीं खरीदा? क्या उसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं थे कि ये 10 करोड़ रुपए दे करके पूरी डीटीसी को अपने अंदर रखना? अपने कैसे वो प्राइवेट किसी कंपनी को अलाउ कर सकते थे? कितना बड़ा घोटाला है अध्यक्ष जी। मैं चाहती हूं ये पूरी की पूरी सीएजी रिपोर्ट आप पीएसी में भेजें, क्योंकि इसमें इतने हेड हैं कि आप जो अपने बस डिपो का उपयोग कर सकते थे, जो आईएसबीटीज का उपयोग कर सकते थे, वहां एडवर्टीजमेंट कर सकते थे, करोड़ों रुपए आपको राजस्व प्राप्त होता, आपकी बसें अच्छे से चलती, बसों पे भी ऐड कर सकते थे। परंतु नहीं, आपने इस प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई विचार नहीं किया। केवल और केवल एक मोटी अनुदान राशि दे करके डीटीसी को पंगु बनाया कि आज भी अगर डीटीसी चल पा रही है तो जो अनुदान राशि सरकार उसको दे रही है मात्र उसका वही आय का साधन है। वो लोग टिकट से नहीं कुछ कर रहे हैं, वो लोग तनख्वाह, इतनी बड़ी तनख्वाह, आज 4000 बस ड्राइवर बैठ करके सरकार उनको तनख्वाह दे रही है। उनके पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। जो बसेस रिटायर हो गई सीएनजी से, आज वो ड्राइवर आइडियल बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। 4000 ड्राइवर हैं जिनको तनख्वाह सरकार दे रही है, उनके सारे प्रिक्विजिट दे रही है। कैसे काम चलेगा? कैसे सरकार चलेगी? जिस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी सरकार के राजस्व में सेंध लगाई, जैसे कि वो डुबोने के लिए ही बैठे थे, जैसे कि उनका मन था कि कैसे हम पूरी सरकार को डुबो दें और ये सिस्टम, ये सरकार अब हमें चलाने के लिए दी गई। ये रूट की बात मैंने बताई, राजस्व की बात मैंने बताई, कर्मचारियों की जो हालात है वो मैंने बताई, पूरा कर्जे में डूबा हुआ डीटीसी। और आज भी इनकी बसेस में किसी प्रकार का कोई जीपीएस, कोई इनकी सुपरविजन, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है अध्यक्ष जी। डीटीसी की जो हालत हो गई है, इसको देखते हुए और जो कोर्ट के दिशा निर्देश है उसको देखते हुए मैं इतनी बात कह सकती हूं कि इसको पूरी तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है। फेम ने, केंद्र सरकार की एजेंसी ने 2 बार फेम 1 में और फेम 2 में 49 करोड़ की केंद्रीय सहायता दिल्ली को दी कि आप बसें खरीद लीजिए। उसके निमित्त भी इनसे बसें खरीदी नहीं गई। इसके पीछे क्या कारण है? या मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए समय नहीं था, इनकी मंशा नहीं थी, या इनकी मंशा में दोगलापन था कि जिससे ये अपने लिए काम कर सके और डीटीसी को बदनाम कर सके। डीटीसी एक ऐसा पार्ट दिल्ली सरकार का जो वर्षों से दिल्ली की जनता को सेवाएं दे रहा था, पर आज ऐसी स्थिति के चलते हुए, क्योंकि इसमें चर्चा और बहुत हो चुकी है, मैं तो इतनी बात कह सकती हूं कि ये झूठे और मक्कार लोग, सरकार ने अब सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में ली। हम निश्चित रूप में डीटीसी को दोबारा से ऊर्जायमान करेंगे, एक्टिव करेंगे और एक ऐसी स्थिति में लेके आएंगे जहां लॉसेस नहीं, डीटीसी से रेवेन्यू भी क्रिएट होगा और जनता को पूरी सुविधाएं भी दी जाएगी। जो भ्रष्टाचार ये फ्री बस सेवा के नाम पे किया जाता था, अब हम कार्ड दे करके बहनों को, जिसमें उनको भी टिकट ना खरीदनी पड़े और वो अपना कितनी भी देर तक अपना किसी भी बस में जा करके वो सफर कर सके, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बनेगी, काउंटिंग होगी कि कितनी बार कौन गया, कितने लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आज दिल्ली जानती ही नहीं है कि कितनी महिलाएं बसों में सफर कर रही हैं, कर भी रही हैं कि नहीं कर रही है। हमें क्या मालूम कि 100 कर रही हैं कि 1000 कर रही हैं कि एक भी नहीं आई। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप चेक कर लें, सिवाय इसके कि जो डीटीसी की टिकट का आप दिखाते हैं वही मान्य है। और इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है ये आप देख पा रहे हैं। हम डीटीसी की दिल्ली की सेवाएं
दिल्ली की महिलाओं के मिले, इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। नए बस शेल्टर बने, नए बस डिपो बने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आए और उन व्हीकल्स के लिए पूरे चार्जिंग स्टेशन हों, और जितने आईएसबीटी दिल्ली में हैं, हर एक आईएसबीटी के लिए उसको आधुनिक रूप में मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के जैसे डेवलप करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। जितने भी काम, हम एक भी एजेंसी को गर्त में पड़े हुए नहीं देख सकते, कर्ज में डूबे हुए नहीं देख सकते। उसी में से साधन निकलेंगे कि जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है वो भी पूरी हो और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुदृढ़ हो। आज है नहीं विपक्ष, अब किसको सुनाएं, पर जहां हो मुझे पता है उनके लोग सुन ही रहे होंगे, क्योंकि इसी में से तो निकालना है उन्होंने। तो उनके लिए कहना चाहती हूं, आतिशी जी अपने कमरे में बैठ के आप सुन रही होंगी, मुझे सुन लीजिए। सच्चाई सफलता का द्वार होती है, सच्चाई सफलता का द्वार होती है। हर झूठ के सर पे कटार होती है, हर झूठ के सर पे कटार होती है। और संसार का इतिहास स्वयं है साक्षी कि अन्याय की आखिरी में हार होती है, अन्याय की आखिरी में हार होती है। अध्यक्ष जी, इस डीटीसी में जो घोटाले इनके द्वारा किए गए, इतने बड़े लॉस में डीटीसी आई, सरकार कर्जे में डूब गई। इसके कारण से हम चाहते हैं कि सीएजी को आप पीएसी में भेजें ताकि इन सब पे कानूनी कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24